भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल माय डियर कैडेट्स? कैसे हो सबके सब? कैसे क्या हाल चाल है भाई? सभी को जय हिंद। और सब सही है? हाल चाल बढ़िया सबके? होप आप सबकी प्रिपरेशन सही चल रही हो, अच्छी चल रही हो। आज ग्रेविटेशन लेकर के आए हैं भाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूं। और आपने मेरा हालचाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मेरा हालचाल और अच्छा हो गया, है ना। हालचाल पूछने से हालचाल और अच्छा हो गया मेरा। चलिए, तो आज भाई ये जो हमारा चैप्टर है, ये वीवीआईपी चैप्टर है। इस पे से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मिलते ही हैं लगभग, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना आपको ये ग्रेविटेशन, ठीक है ना। इसके सवाल भी हम लोग जब करेंगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि आपको कई कई बार ग्रेविटेशन के सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सेशन मैंने लिया था यूट्यूब पर। आप में से कुछ बच्चों ने अगर वो देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा हो वो जरूर देख लेना, है ना। अभ्यास सीरीज जो हमारी चल रही है ना, आपको पता है अभ्यास सीरीज, एनडीए अभ्यास करके एक सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं, वो आप ही बच्चों के लिए चला रहे हैं, ठीक है ना। आप ही के लिए चल रही है जिन्होंने इस साल एनडीए देना है, इस बार वाला एनडीए देना है जिन्होंने, है ना। तो उसके अंदर मैं ग्रेविटेशन के कुछ सवाल ले गया था, ठीक है ना। ग्रेविटेशन के मैं कुछ सवाल उसके अंदर ले गया था, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। हाँ बेटा, लास्ट क्लास के बाद मैच ऑब्वियसली देखा था। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, है ना, कि हमारी जो भारत के बच्चे हैं, है ना, भारत माता के वीर सपूत जो है ना, उन्होंने कप जिताया अपने को, ठीक है जी। दुनिया भर में हमारा नाम रोशन किया। सही है, सही है, बिल्कुल। यस, एक बच्चा लिख रहा है, नाइस टीचिंग सर। अरे पढ़ाना कहाँ चालू किए हैं अभी? सर आप कभी गुस्सा क्यों नहीं होते? तुझे पता ही नहीं है बेटा मैं कितना गुस्सा होता हूं। वो तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होता मैं, क्योंकि ना कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पर गुस्सा हो गया, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैं गुस्सा होता हूं, तुम्हारे पे नहीं होता, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पे गुस्सा करके कोई फायदा वायदा है नहीं। चलिए शुरू करते हैं फिर। बारिश की वजह से फोन चार्ज नहीं है, तो बारिश का फोन की चार्जिंग से क्या? अच्छा अच्छा, बारिश नहीं आ रही थी तो बिजली नहीं आ रही थी तो फोन चार्ज नहीं हो पाया, मैं समझ गया, ठीक है। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, डर लगता है सर। तो डर तो लगना चाहिए भाई, डर लगेगा तभी तो पढ़ाई करेगा डर नहीं लगेगा तो पढ़ाई क्यों नहीं करे? पढ़ाई कैसे हो पाएगी, है ना। तो एक एक पॉजिटिव प्रेशर फील होना चाहिए, लेकिन उस प्रेशर को ऐसे अपने सर पे नहीं चढ़ाना होता, है ना। एक पॉजिटिव प्रेशर तो एक प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर तो होना चाहिए घर के अंदर, लेकिन एक्सेसिव प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो कि भाई डर तो लगता ही है ना। डर तो लगना लाजमी है, वो तो लगेगा ही, लेकिन ऐसा भी डर ना हो कि आपके हाथ पांव फूल जाए और कुछ कर ना पाओ, खाना पीना सोना जागना सब छोड़ दो, है ना। ऐसा ना हो, है ना। तो एक पॉजिटिव प्रेशर जरूरी है, तभी आप फोकस होकर के स्टडी की तरफ बढ़ पाते हो आगे, ठीक है। सर गुस्सा हो जाइए क्यों भाई, क्यों गुस्सा होना है? सर आज आप सुंदर लग रहे हैं। अबे सुंदर नहीं होता है, हैंडसम हैंडसम बोलो यार, कुछ ऐसा कुछ बोलो। और आज लग रहे का क्या मतलब है? वैसे नहीं लगते क्या? वैसे नहीं लगता यार मैं सुंदर, यार आज लग रहा हूं सुंदर। चलो ठीक है, आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन पढ़ेंगे, इसमें वेरिएशन है, ठीक है ना। वेरिएशन पढ़ेंगे, वेरिएशन के ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है। सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे, इसी के अंदर केपलर का लॉ भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। केपलर के लॉ पर सवाल बनते देखे ही देखे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल बनते हैं केपलर के लॉ पे। सर चौचक लग रहे हो। चौचक क्या होता है भाई ये? अरे ब्यूटीफुल थोड़ी ना होता है यार, स्वीट लग रहे हो। अरे यार, तुम भी ना भाई कुछ भी लिखते रहे। तुम्हारे पता क्या करना चाहिए? आते तुम हाय हेलो जय हिंद भारत माता के जय लिख के ना चैट ऑफ कर देना चाहिए, एकदम सही। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, है ना। गुस्सा करके क्या फायदा, खामखा मैं क्यों अपना बीपी बढ़ाऊं? यहां से चैट बंद कर देता हूं, छुट्टी, एंजॉय चलो ठीक है, शुरू करते ग्रेविटेशन को, ठीक है ना। शुरू करते ग्रेविटेशन को। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने लॉ दिया था, ठीक है ना। न्यूटन साहब जी ने लॉ दिया था। न्यूटन साहब जी, साहब जी, ओ न्यूटन साहब जी, सब्जी नहीं, न्यूटन सब्जी नहीं बेटा, न्यूटन साहब जी, है ना। न्यूटन साहब जी ने क्या दिया था? लॉ दिया था, सही बात है ना, है ना, सही बात है ना।
तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है मासेस की बातें, लॉ करता है मासेस की बातें, मासेस की बातें। हाँ जी, जो मासेस होते हैं यानी जो मास है, उन दोनों के बीच की अट्रैक्शन की फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो दो मास है, मान लेते हैं कि एक फोर्स हो गया m1 और एक मास हो गया m1 और एक मास हो गया m2। ठीक है, तो दोनों मासेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों मास क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेंटर से अट्रैक्शन होती है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। ग्रेविटेशन एक सेंट्रिक फोर्स है। क्या कहते हैं इस फोर्स को? सेंट्रिक फोर्स। सेंट्रिक फोर्स का क्या मीनिंग होता है? सेंट्रिक फोर्स का मीनिंग होता है कि ये सेंटर की तरफ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। ठीक है ना, तो m1 ने m2 पर ऐसी फोर्स लगाई कि उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, और m2 ने m1 पर ऐसी फोर्स लगाई कि वो उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो। अब मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि m1 ने m2 को जो अट्रैक्ट किया वो किया फोर्स जो 2 पर लगी 1 के द्वारा, और जो m2 ने m1 को अट्रैक्ट किया वो फोर्स जो 1 पर लगी 2 के द्वारा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं। तो क्या ये दोनों फोर्सेस थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाली फोर्सेस है या नहीं है? क्या ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ, न्यूटन के थर्ड लॉ को ही फॉलो करता हुआ होता है, या फिर न्यूटन के थर्ड लॉ को ही फॉलो करता हुआ होता है, या फिर उसको वायोलेट करता है? बताइए बताइए। इमोजी बने, इमोजी खोल रखे है बेटा मैंने, इमोजी के थ्रू आप आंसर दे सकते हो, थम्स अप वम्स अप यस वैस कुछ भेज सकते हो आप चाहो तो, है ना। तो क्या ग्रेविटेशन का जो लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ हैंड इन हैंड चलता है या उसको वायलेट करता है? तो इसका आंसर है जी हैंड इन हैंड चलता है, वायलेट नहीं कर सकता, है ना। खुद ही के दो लॉज को आपस में क्यों वायलेट करवाएगा वो न्यूटन साहब जी? सच में साहब जी है क्या वो? वो क्यों आपस में दो चीजों को वो काम का भिड़वाएगा? ठीक है ना, ये सही बात है कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही बेस्ड है ना। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों इक्वल और ऑपोजिट होती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है जी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है जी, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। अब बात ये उठती है कि जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल ही है तो फिर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब इनका फॉर्मूला क्या होगा? वैल्यू कैसे आएगी? इस फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी? तो न्यूटन ने बोला कि भाई सपोज करो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जी? r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस दोनों के बीच का। ठीक है, तो जो ये फोर्स लग रही है ना, चाहे ये है या ये है, दोनों में से जो भी फोर्स हो, चाहे वो ये हो या ये हो, ठीक है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये बात किसने उठाई? ये बात न्यूटन साहब ने ही दी, है ना, और लॉ बना दिया गया। इसी को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहीं से आती है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है? अगर मैं बोलूं कि फोर्स मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मास जितने बड़े बड़े होंगे फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, है ना, और मास जितने छोटे छोटे होंगे फोर्स उतनी ही कम लगेगी। तो भाई मुझे बताओ आपको बड़े बड़े मास सन दिखते हैं, बड़े बड़े मास प्लैनेट दिखते हैं, बड़े बड़ा मास हमारी धरती भी तो है, बड़ा बड़ा मास चांद भी तो है। तो इनकी जो ग्रेविटी है वो हमको ऑब्जर्व होती है, लेकिन हम जैसे छोटे छोटे मासेस की ग्रेविटी ऑब्जर्व नहीं होती। मैं एक छोटा मास हूं, ये पेन एक छोटा मास है, तो क्या इसके अंदर ग्रेविटी नहीं है क्या? इसमें भी ग्रेविटी है। समझ रहे हो ना, मास जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी ज्यादा दिखेगी आपको, और मास छोटा होगा तो फोर्स बड़ी नहीं दिख सकती, छोटी दिखेगी। क्या समझ पाए इस बात को? दूसरी बात, दूरी जितनी ज्यादा होगी दोनों मासेस के बीच में अगर दूरी बढ़ा दूं, तो यह फोर्स कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, तो दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्या कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों मासेस के प्रोडक्ट के है। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसलिए जब हम फॉर्मूला बनाते हैं
तो सभी को इंक्लूड करते हैं, M1 को भी, M2 को भी और डिवाइड बाय आर स्क्वायर को भी, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगाते हैं G। और इस G के बारे में आप लोग 9th क्लास से जानते हो, है ना। इस G को, इस बड़े से G को, इस कैपिटल G को आप पहले से जानते हो। ये जो कैपिटल G होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये नाम है इसका। वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसकी यूनिट भी आपने ध्यान में रखनी है, निकल जाती है वैसे ही, इसको निकालना बहुत आसान है। आओ निकाल के दिखाता हूं, आइए इसकी यूनिट को निकाल के दिखाऊं। यूनिट ऑफ कैपिटल जी कैसे आएगी, तो देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। फोर्स का फॉर्मूला यही तो है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आपको जी की यूनिट निकालनी है। क्या आपको बाकी सबकी यूनिट पता है? हां सर, फोर्स की पता है, न्यूटन होती है। जी की पता है? नहीं सर, उसी की तो निकालनी है। मासेस की पता है? हां, मास की सर केजी होती है। तो केजी और केजी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो केजी स्क्वायर हो गया। और नीचे आर है, आर का मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का भी स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो मीटर का स्क्वायर गया, न्यूटन से मल्टीप्लाई हो गया, और केजी का स्क्वायर डिवाइड हो गया। ध्यान दो एक बार ध्यान दो बेटा, जो ये जी है न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए ना, तो यही यूनिट है बेटा, ठीक है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर को यहां ले गए, केजी स्क्वायर को नीचे ले गए, तो न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर और डिवाइड में केजी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है बात। डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो ऊपर न्यूटन है, न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, साथ में मीटर स्क्वायर आया हुआ है यानी लेंथ का स्क्वायर आया हुआ है, और डिवाइड में केजी यानी मास का स्क्वायर आया हुआ है, तो मीटर का स्क्वायर आया हुआ है। सही है। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये वाला मीटर चला गया ऊपर, तो ये बन गया M-1। 1 L 2 L मिलके हो गए 3 L और T की पावर -2। सही है। तो इस तरीके से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, पूछा हुआ है ये बिल्कुल लेटेस्ट एनडीए का सवाल है, एनडीए का PYQ है, बिल्कुल लेटेस्ट ये, ठीक है। तो हाथों हाथ निकालना सीखो, जिस तरीके से मैंने किया वैसा करना है आपको। इस पर सवाल कैसे बनते हैं आओ देखो। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूं आपको, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूं आपको। सवाल बनता है कुछ इस प्रकार कि भाई एक मास M1 है और एक मास M2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद इन दोनों ने अपनी दूरी घटा ली, इन दोनों ने अपनी दूरी घटा ली। कितनी घटा ली, अब R/2 कर ली है, ठीक है। तो अगर पहले फोर्स F थी तो अब फोर्स कितनी होगी। क्या ऐसे सवाल आपने 9th क्लास में किए थे, क्या ऐसे सवाल आपने 9वीं क्लास में किए थे कि नहीं किए थे, कि 2 मास दे रखे हैं, बीच में दूरी R दे रखी है, कुछ फोर्स F है, तो अब दूरी दोनों की घटा दी गई, तो अब फोर्स कितनी आएगी, तो आपको F' के टर्म्स में निकालना है। बताइए भाई, ऐसे सवाल किए थे कि नहीं। आओ दिखाता हूं कैसे करना है ये। सबसे पहले आप इन सबको मिला करके फॉर्मूला लिख लो, इन सबको मिला के फॉर्मूला लिख लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से, इन पैरामीटर्स के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा सर, फॉर्मूला बनेगा जी M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सही है। अब इन पैरामीटर्स के हिसाब से फॉर्मूला लिख लो, इन पैरामीटर्स के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, F' इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइड बाय R/2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, R/2 ना, तो R/2 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। और ऐसा करने पर जी M1 M2 अपॉन में R²/4 आ जाएगा, और ये 4 का फैक्टर डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स जी M1 M2 अपॉन में R²। और आप देखो ये पुराने वाले F जैसा है,
ये Gm1m2/r² जो है ये पुराना वाला एफ ही है अपना, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एफ। क्या क्लियर है कि नहीं? तो जो एफ डैश आया वो 4 गुना है पुरानी वाली फोर्स के, चेक कर लो। जो एफ डैश है वो 4 गुना है, ठीक है। तो इस प्रकार के फॉर्मूले आपने करने हैं। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? इस तरीके के फॉर्मूले, इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस आपने करनी है। एक प्रैक्टिस होमवर्क देता हूं आपको, कमेंट सेक्शन में करना इसको, अभी नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो पहले ऐसा था, पहले सिस्टम ये था, फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब क्या किया? अब क्या किया? एक m1 मास दूसरे वाले मास को दुगना कर दिया, ठीक है। दूसरा वाला मास डबल कर दिया, पहला वाला मास m1 ही रखा और दूसरे वाले मास को दुगना कर दिया, और दोनों के बीच की दूरी को भी दुगना कर दिया, 2r कर दिया। अब नई फोर्स जो आएगी वो कैसी आएगी? अब जो नई फोर्स आएगी वो कैसी आएगी? समझ गए सवाल क्या है? अगर पहले दूरी r थी तो डबल कर दी, 2r कर दी, और मास को भी दुगना कर दिया, एक मास दुगना कर दिया, दोनों दुगना नहीं करे, एक मास दुगना कर दिया, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा इसका? आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। यह ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो मैंने बताया बिल्कुल वही है ये, कि 2 पॉइंट बॉडीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान देना भाई, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, ठीक है। बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चे समझते हैं डिस्टेंस का इनवर्सली है, नहीं, डिस्टेंस के इनवर्सली नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को, डिस्टेंस के इनवर्सली नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। ऑप्शन में दिया होगा और देख लेना, तुम ज्यादातर बच्चे गलत करके आएंगे क्योंकि पढ़ते नहीं ध्यान से। ध्यान नहीं दिया कि स्क्वायर नहीं है, कि सिंपल नहीं दे रखा, डिस्टेंस दे रखा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली होता है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। अब एक टर्म आती है ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या है? तो बच्चे पता क्या समझते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेविटी, स्मॉल जी को, स्मॉल जी को ग्रेविटी बोलते हैं। अरे भैया, स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है भैया, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसको हम 10 लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है भाई, ये अलग चीज है, ये ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। ये ग्रेविटी नहीं है। तो सर ग्रेविटी क्या होती है फिर? ग्रेविटी भाई कुछ नहीं, ग्रेविटेशन का छोटा रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो ग्रेविटी वर्ड है ना, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में यूज होता है। जैसे एग्जांपल सुनो, मैंने बोला सन और मून के बीच में ग्रेविटी है, तो मैं ये गलत बोल रहा हूं, तो मैं ये गलत बोल रहा हूं। मुझे बोलना चाहिए सन और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ गए ना? तो ग्रेविटी शब्द जो है वो धरती के लिए आता है। अब एक एग्जांपल और सुनो, मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटी की फोर्स लगती है, तो अर्थ की बात करूंगा, अगर पृथ्वी की बात करूंगा तो ग्रेविटी शब्द यूज करूंगा। क्या समझ में आया? तो बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में और कोई फर्क नहीं है, कोई टेक्निकल फर्क नहीं है। सिर्फ धरती के लिए हमने उसको शॉर्ट में बोल दिया कि अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी लगा रही है, अर्थ पर ग्रेविटी लग रही है, ये सब है। समझ गए ना? ग्रेविटी शब्द अर्थ के रिस्पेक्ट में छोटा सा बना दिया गया, प्यारा सा बना दिया गया, है ना। जैसे घर का नाम होता है पप्पी, घर का नाम होता है मुन्नी, घर का नाम होता है चुन्नू, ऐसे ही हमने घर का नाम दे दिया ग्रेविटी। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी भी काम चल जाता है। आप इसको पढ़ सकते हो, अंग्रेजी में यही लिखा हुआ है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू 9.8 कहां से आई? किसने निकाली? कौन है ये? कौन है ये? कहां से आई? कहां से आई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू? ये किसने निकाली भाई? ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखो जी, ये जो स्मॉल जी है इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन का जन्म कहां से हुआ है?
मम्मी कौन है एक्सेलरेशन की? याद करो, याद करो, एक्सेलरेशन का जन्म फोर्स से होता है। जी हां, सही समझा आप सभी लोगों ने, मुझे पता है आप सभी को पता है बात। एक्सेलरेशन की मम्मी कौन है भाई? फोर्स। तो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी की फोर्स। जब ग्रेविटी की फोर्स ग्रेविटी लगाती है, मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करेगी तो बॉडीज को एक्सेलरेट करवाएगी ना। अरे बताओ ना, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगी ना। बस जब ग्रेविटी की फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे उसको, और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं। इवन फॉर्मूले में फर्क नहीं है, फॉर्मूले में भी फर्क नहीं है। दिखाऊं? ये देख देख, मान ले भाई ये अर्थ है, ठीक है, धरती है, धरती, ये धरती है, ठीक है। धरती के ऊपर, धरती के सरफेस पर एक स्मॉल एम मास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक स्मॉल एम मास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं हो सकता हूं, ये तुम हो सकते हो, ये पेन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। छोटा सा मास धरती के सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। धरती का मास एम है, कैपिटल एम, ठीक है। आप बताओ, आप बताओ कि इस धरती के और इस सरफेस पर पड़े ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? अब जीरो मत बोलना, कहीं ये बोलो कि भाई ये तो सरफेस पर ही पड़ा है सर, तो फिर तो क्या ही डिस्टेंस होगा। आप ध्यान करो कि डिस्टेंस को हमेशा सेंटर से सेंटर तक लिया जाता है। यहां देखो, यहां देखो, कहां से कहां लिया जा रहा है हर केस में। देख, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, सेंटर से सेंटर, है ना। यहां भी देख, यहां भी देख बेटा, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी क्या है? आर है। तो मुझे बताओ, यहां से नहीं लोगे, यहां पे नहीं लोगे, सेंटर से सेंटर। इसका सेंटर कहां है? यहां है, और इसका सेंटर तो यही होगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी भाई? इन दोनों के बीच की दूरी तो अर्थ की रेडियस ही होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? सोच लो, सोच लो भाई, सोच लो। तो कैपिटल एम क्या है बेटा? यह है मास ऑफ अर्थ, यह है मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? यह है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैपिटल आर क्या है? इसको आप बोलो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको बोलो रेडियस ऑफ अर्थ। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। सही है, सही है ना भाई? ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन दोनों के बीच की फोर्स लिखनी हो ग्रेविटेशन वाली, तो कैसे लिखूंगा? इन दोनों के बीच की फोर्स लिखनी हो ग्रेविटेशन वाली तो कैसे लिखूंगा? सर जी, हम लगाएंगे फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यही करेंगे कि नहीं? यही करेंगे या नहीं करेंगे बेटा? यही करेंगे ना। आओ पुट करें इसमें, आइए इसमें पुट करें। जी तो जी है, m1 कितना है? बड़ा मास। m2 कितना है? छोटा मास। डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर, यानी रेडियस का स्क्वायर। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे ही लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए भाई? अरे बोलो, ऐसे ही लिखना चाहिए, लिखना चाहिए? ऐसे ही लिखेंगे भाई। m1 की जगह बड़ा मास, m2 की जगह छोटा मास, डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर होगा। सही बात है। अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं या नहीं? क्या मैं F की जगह पर ma पुट कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे a निकालना है, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो छोटे मास से छोटा मास कट, छोटे मास से छोटा मास कट। ये जो एक्सेलरेशन आया है इसी को तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं बेटा। जीएम बाय आर स्क्वायर ही है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जीएम बाय आर स्क्वायर ही है, ठीक है। ये जो जी आया है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, फॉर एनी प्लेनेट आया है। किसी भी प्लेनेट के लिए आप ये लगा सकते हो, कोई भी प्लेनेट आपको दुनिया में दिखे आप ये लगा सकते हो जीएम बाय आर स्क्वायर। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्लेनेट अगर हो, उसकी ग्रेविटी निकालनी हो सरफेस पर, उसकी ग्रेविटी कहां निकालनी हो? सरफेस पर, यहां पर, इस जगह पर अगर आपको जी फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये है जीएम बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि ये 9.8 कहां से आया? सवाल यही है ना भाई कि ये 9.8 कहां से आया? आओ सुनो, आओ पूरी बात सुनो एक बार जरा, पूरी बात सुनो जरा। ऐसा है कि आपको पता चल चुका है कि कोई भी प्लैनेट हो जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी प्लैनेट जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, उसके सरफेस पर
ग्रेविटी का फॉर्मूला यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r²। हाँ या ना? होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब बात करते हैं हम अर्थ की। फॉर अर्थ का जो भी मास है और जो भी रेडियस है, जब वो पुट करी जाती है इस फॉर्मूले के अंदर बेटा, इस फॉर्मूले में मास पुट करो प्लेनेट का, रेडियस पुट करो प्लेनेट की, और ये जी तो कांस्टेंट है, ये सब कुछ जब पुट करते हैं ना तो आंसर निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ही ये वैल्यू 9.8 आई है, क्योंकि धरती का मास यहां पे पुट करा, रेडियस यहां पे पुट करी, कैपिटल जी कांस्टेंट है, सब कुछ पुट करके कैलकुलेट करा तो आंसर 9.8 निकल करके आया। ठीक है जी। इसलिए सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 होती है। और मून में क्या होता है सुनो, मून के लिए सुनो क्या होता है। जब चंद्रमा का मास और चंद्रमा की रेडियस को इस फॉर्मूले में पुट किया जाता है, इस फॉर्मूले में पुट किया जाता है, तो आंसर पता है क्या निकल के आता है? 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोशिश करना कि इसको याद कर लो, ये तो याद है ही आपको, ये भी याद कर लो, और याद नहीं करना तो इतना याद कर लो बस। अगर याद नहीं करना चाहते तो इतना याद कर लो बस, इतना याद कर लो बस। ये फैक्ट याद कर लो, ये फैक्ट याद कर लो कि जो मून का जी होता है वो अर्थ के जी का डिवाइड बाय 6 होता है। इतना तो याद हो जाएगा, काम आएगा बेटा, इतना तो याद हो जाएगा, ये काम आएगा बेटा। ठीक है। जब इस फॉर्मूले में अर्थ का मास रखा था, अर्थ की रेडियस रखी थी, तो अर्थ की ग्रेविटी आ गई। मून का मास रखेंगे, मून की रेडियस रखेंगे तो मून की आ जाएगी। जुपिटर का मास रखेगा, जुपिटर की रेडियस रखेगा, जुपिटर की ग्रेविटी आ जाएगी। सन का मास रख, सन का रेडियस रख, सन की ग्रेविटी निकल के आ जाएगी। आप जहां की चाहो वहां की ग्रेविटी निकाल लो। ठीक है ना। शर्त यह कि वो स्फेयर होना चाहिए और सरफेस वाली ग्रेविटी की बात होनी चाहिए, बस। ठीक है। इस पर सवाल कैसा बनता है, आइए इस पर भी कुछ सवाल आपको करवा देता हूं। देखो भाई, सवाल आपको ऐसा दिया जाएगा, और यह सवाल बड़ा कॉमन है भाई, काफी जगह पर देखा गया है। सवाल ऐसा दिया जाएगा, बोलेगा भाई एक प्लेनेट है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है ना वो 2 गुना बड़ी है, जिसकी रेडियस धरती की रेडियस से 2 गुना बड़ी है। ठीक है। और मास जो है वो उतना ही है, मास जो है वो उतना ही है, लेकिन रेडियस दुगनी बड़ी है। कोई ऐसा प्लेनेट होगा जिसका मास उतना ही है लेकिन है बड़ा, वो है वो दुगना बड़ा, रेडियस दुगनी बड़ी है उसकी, तो उसकी ग्रेविटी अर्थ के हिसाब से कितनी होगी? तो भाई हम पहले सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं। हमें पता है कि सिंपल फॉर्मूला जो जी का है वो है gm/r²। सही है। तो अर्थ के लिए यही है ना, अर्थ के लिए हम यही मान लेते हैं, मास m है, रेडियस r है। ठीक है। इस केस में क्या करें, तो इसके लिए लिखो g'। ठीक है। इसकी ग्रेविटी के लिए क्या लिखा हमने? g'। सही। पुट करें जी को जी पुट करो। मास कितना है? मास तो सर इसका भी m ही है। रेडियस कितनी है? रेडियस है 2r, तो 2r का स्क्वायर कर दो। 2r का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। सही है ना। रेडियस r थी, अब कितनी है इसमें? 2r है, तो 2r पुट कर दे भाई यहां पर, ये बन जाएगा gm अपॉन में 4r²। ओहो, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है कुछ, है ना। ये 1/4 ऑफ gm/r² बन रहा है। और gm/r² क्या है? gm/r² छोटा g है। ये आंसर बन गया। ठीक है। तो जो नए प्लैनेट की ग्रेविटी आई है वो अर्थ की ग्रेविटी की डिवाइड बाय 4 आई है। क्या समझ में आया? क्या क्लियर हुआ? बता दो मुझे, इमोजी के माध्यम से बता दो। लिख तो तुम कुछ पाओगे नहीं, इमोजी के माध्यम से मुझे बता दो कि तुमको क्लैरिटी आई कि नहीं आई, कि क्या किया है। जो नई वाली वैल्यूज है वो सब पुट करी है ना, और जो मेन फैक्टर बन रहा है उसको बाहर निकाल लिया। ठीक है। तो जो ये वाला है ये पुराना वाला जी ही है ना, जो gm/r² इसके अंदर है ये पुराना वाला g ही है, तो बस g/4 हो गया है सीधा सीधा। ठीक बात है कि नहीं? एक होमवर्क क्वेश्चन आपको काम आएगा, ये आपके काम का है भाई। ये होमवर्क क्वेश्चन क्या है भाई? मास कर दिया दुगना और रेडियस कर दी तिगुनी,
तो जी डैश बताइए कितना आएगा जी के टर्म्स में। ठीक है, यहां पर किस फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इसकी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है जी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर बात? तो आप खुद से ट्राई करना। 3 गुना रेडियस कर दी, 2 गुना मास कर दिया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि भाई ये जो छोटा जी है ना, ये सब जगह पर सेम नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। क्योंकि ये वाला जी तो हमने सरफेस के लिए निकाला था ना, हाँ या ना भाई? ये वाला जो जी निकाला था वो तो सरफेस के लिए निकाला था ना। इस जी में भी क्या आ सकती है? तब्दीली आ सकती है, माने चेंज आ सकता है। कैसे कैसे चेंज आ सकता है सर? तो वेरिएशन आपको ये सब जगह पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वेरिएशन आपको इन सब जगहों पर पढ़ने हैं। आइए सुनिए ध्यान से, देखो भाई, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद हाइट और डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। बताता हूं कैसे। G is maximum at poles, G is minimum at equator, G decreases due to rotation of the earth when increases, G decreases if angular speed of earth increases। यहां पर 4 फैक्टर दिए हैं टोटल। मैं चारों को समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी। ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से। ऐसा है, सबसे पहला पढ़ते हैं ड्यू टू हाइट। ठीक है, और बगल में ही पढ़ लेते हैं ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, ऐसा भैया देखो, अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये धरती है, धरती की रेडियस r है, धरती का मास m है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने सरफेस पर तो जी ग्रेविटी निकाल रखी है। सरफेस पर तो जी, एस लिख लेता हूं इसको, सरफेस, एस का मतलब सरफेस पर तो आपने निकाल रखी है क्या? GM/r²। ये तो आपको आती है, ये तो आपने निकाल रखी है। लेकिन भाई अब बात कुछ और चली गई है। अब बात चली गई है कि भाई आपने क्या किया, आप सरफेस पर नहीं देख रहे, आप देख रहे हो किसी हाइट पर, आप देख रहे हो किसी h हाइट पर। ठीक है, तो सरफेस से ऊपर निकल गए आप, जैसे मानो कोई रॉकेट में बैठे और ऊपर चले गए। ठीक है ना, या हॉट एयर बैलून में बैठे ऊपर चले गए। ठीक है, या एरोप्लेन में बैठे और ऊपर चले गए। तो आपने अब रेडियस पर नहीं हो, आप और बड़ी हाइट पर हो। तो जब आप और बड़ी हाइट पर होते हो, ठीक है, आपकी इस जगह पर जो ग्रेविटी होती है, हम उसको अब GH का नाम देते हैं, ग्रेविटी एट सम हाइट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा, वो बनता है स्मॉल जी, ठीक है, r² अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। याद ठीक है जी, याद करना पड़ेगा आपको। इसमें जी जो है वाला, ये सरफेस वाला आया हुआ है। ठीक है ना, तो हाइट वाले में सरफेस तो है ही है, हाइट वाली ग्रेविटी में सरफेस वाली ग्रेविटी तो है ही है, साथ में आपने इन सबको मल्टीप्लाई भी करना है, r² डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये h क्या है समझ गए ना, हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, हाइट फ्रॉम सरफेस। ठीक है, और जो ये r है, ये रेडियस है, इसके बारे में आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां सुनो जरा, यहां सुनो, एक नोट का पॉइंट देखो, भाई, एक नोट का पॉइंट आपको यहां पर जरूरी है एनालिसिस करने के लिए। बेटा अगर मैं h बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं h बढ़ा दूं, यानी मैं और दूर चला जाऊं धरती से, फिर और दूर चला जाऊं, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? मैं इस h को बढ़ा रहा हूं। अगर h बढ़ाऊंगा तो r प्लस h एज अ होल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। हाँ या ना बोलो बेटा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, इमोजी सेक्शन में हाँ या ना बोल दो। अगर h बढ़ेगा तो r प्लस h का
कंप्लीट होल स्क्वायर भी क्या करेगा, बढ़ेगा, हाँ या ना, है ना, बढ़ेगा ना, सही बात है, सही बात है। और बेटा अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के चलते घटेगा, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, है ना। तो बेटा जी यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि जब आप हाइट बढ़ाते हो, अगर आपने हाइट बढ़ाई तो ये वाला फैक्टर बढ़ेगा जिसकी वजह से ग्रेविटी ड्यू टू सम हाइट घटेगी, ठीक है ना। यही लिखा हुआ था यहां पर भी, देख लो, यही लिखा हुआ था, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। आप जब हाइट पर चले जाओगे, धरती से दूर 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 चले जाओगे, ठीक है, हाइट बढ़ा दी तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, ठीक है जी। डेप्थ वाला केस देखो, डेप्थ वाला केस देखो भाई, ये धरती है, धरती का मास m है, धरती की रेडियस r है, ठीक है। और आपने क्या किया भाई, आपने सरफेस की तो ग्रेविटी निकाल ली, आपने जीएस तो निकाल लिया, क्या होता है जीएम बाय आर स्क्वायर, ये तो आपको पता है ना, ये तो हम निकाले बैठे हैं, ये तो हम डिराइव करे बैठे हैं, सरफेस वाली ग्रेविटी तो अपने को पता है। लेकिन आपने पता क्या किया, आपने धरती का सरफेस ना खोदना चालू कर दिया, आपने इसको डिग करना चालू कर दिया, और खोदते 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 डिग करते 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 आप यहां आ गए, आप इस जगह पर आ गए, ठीक है। और जब इस जगह पर आ जाओगे तो यहां की ग्रेविटी को हम लिखेंगे जीडी, जी ड्यू टू डेप्थ, जी ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। और ये जो डी है वो ये दूरी है, डी दूरी, ये डी डेप्थ है, समझ गए भाई। जितना आपने खोदा है यहां से लेकर यहां तक, जितना आप धरती के अंदर घुसते चले गए, जितना आप धरती के पृथ्वी को खोदते चले गए, जितना आप उसके अंदर घुसते चले गए, वो डी के बराबर है, ठीक है। तो डी क्या है, डी है डेप्थ, डी है आपकी डेप्थ, ठीक है। तो जो जीडी निकलता है ये निकलता है जीएस, वो तो होगा ही, देख लो, सरफेस वाली ग्रेविटी तो होगी होगी, बाकी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस डी बाय आर, डब्बा बंद, 1 माइनस डी बाय आर, आपको याद करना भाई, ये आपको याद करना है, ठीक है। जैसे ये याद करा है, ठीक है, हाइट के लिए, वैसे ये भी याद करना आपको डेप्थ के लिए। अब सुनो मेरी बात, अब इसमें नोट का पॉइंट क्या बनता है, इसमें नोट का पॉइंट देखो क्या है भाई, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस डेप्थ को बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं और सेंटर तक खोद डालूं, सुनिएगा और समझिएगा बेटा इस बात को, अगर मैं डिग करता 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 सेंटर तक आ गया तो मैंने कितना डिग कर दिया है, मेरी जो डेप्थ है वो किसके बराबर हो गई है। मैं अगर इसको डिग करता 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 सेंटर तक आ जाऊं, अगर मैं इसको डिग करता 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 सेंटर तक आ जाऊं तो मेरी जो डेप्थ है वो आर के बराबर ही हो गई है, हां कि ना, हां कि ना। इसको डिग करता करता अगर मैं आर के बराबर डिग कर दूं तो मेरी डेप्थ जो है वो आर के बराबर ही हो गई है। और ऐसे में अगर मैं डी की जगह पर आर पुट कर दूं, ये देखियो बेटा, जीएस 1 माइनस डी की जगह पर आर पुट कर दो, डी की जगह पर आर पुट कर दो तो आर डिवाइड बाय आर, आर से आर कट गया, 1 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो भाई 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो भाई इस बात को समझ जाओ कि अगर मैं धरती के सेंटर पर खड़ा हूं, है ना, धरती के सेंटर पर खड़ा हूं, ठीक है ना, एट सेंटर ग्रेविटी कितनी होगी, 0 होगी, समझ गए बात को। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। यह मत समझना कि धरती के सरफेस पर 9.8 है तो उसके अंदर जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम सरफेस पर ही होती है। कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को, ठीक है, कंक्लूजन सुन लो क्या है, समरी दे रहा हूं, समरी सुन लीजिए। आर रेडियस की धरती है, एम मास की धरती है, ठीक है। अगर आप धरती के सरफेस पर हो, ठीक है, आप धरती के सरफेस पर हो
तो फॉर्मूला लगाओगे gm/r²। अगर आप धरती के सरफेस से किसी हाइट पर आ गए हो तो फॉर्मूला लगाओगे r²/r+h का होल स्क्वायर। और अगर आप धरती के अंदर घुस गए हो, किसी डी डेप्थ पर आ गए हो, तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे GS1-d/r। ठीक है, तो ऐसे में मैक्सिमम ग्रेविटी जो होगी वो सरफेस पर ही होगी, क्योंकि ऊपर भी घट रही है। ठीक है, हाइट के बढ़ाने से भी ग्रेविटी कम होती है और डेप्थ के बढ़ाने से भी ग्रेविटी कम होती है। दोनों केस में ग्रेविटी कम, यानी धरती के अंदर चले जाओगे तो भी ग्रेविटी घटेगी और धरती छोड़ के हाइट पर चले जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। सरफेस पर ही मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, तो सरफेस पर, एट द सरफेस मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है जी, एट द सरफेस मैक्सिमम वैल्यू होती है। अच्छा, एक बात और करनी है, ये है ड्यू टू, अभी कितने पढ़ लिया आपने? 2 पढ़ लिए ना, तो 2 और पढ़ लो। ठीक है ना, तीसरा ये है ड्यू टू रोटेशन। इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, और नंबर 4 है ड्यू टू शेप। ठीक है, ये दोनों थ्योरेटिकली हैं, तो इसकी टेंशन लेने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन समझो क्या है। मुझे एक बात बताओ, जो अर्थ है, ठीक है, आपको पता है वो रोटेट करती है ना? अपनी एक्सिस पर वो क्या करती है भाई? रोटेट करती है ना? इस तरीके से क्या करती है? रोटेट करती, घूमती है ना ये। तो जब ये घूमती है तो ये किसी फिक्स्ड ओमेगा से घूमती है। ओमेगा क्या होता है जी? कुछ याद आया क्या? एंगुलर वेलोसिटी है ना? तो ये क्या होती है? ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है ये। ठीक है ना, कांस्टेंट ओमेगा से क्या करती है? ये घूमती है। इसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। ये रोटेशनल एक्सिस है, AOR, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना? और उसके अबाउट क्या करती है? घूमती है, गोल 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 गोल। ठीक है ना? आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है अगर बाई चांस धरती ने कभी अपना ओमेगा बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, अगर बाई चांस कभी धरती ने अपनी घूमने वाली स्पीड को एकदम से ज्यादा बढ़ा लिया, तो हम लोगों का क्या होगा? हम जो धरती पर पैर गड़ाए बैठे हैं, हम जो धरती पर पैर जमाए बैठे हैं, हमारे पैर उखड़ के बाहर को जाएंगे। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में आप गली क्रिकेट खेला करते थे तो आपकी बॉल नाली में चली जाती थी, है ना? आज भी हो सकता है खेलते हो और आपकी बॉल कीचड़ में सन जाती हो या नाली में चली जाती हो, है ना? गीली हो जाती है बॉल, गीली गंदी सी हो जाती है बॉल, है ना? तो उसके बाद उस बॉल का क्या करते हैं? उस बॉल को ऐसे घुमा घुमा के पटक के मारते हैं जमीन पे, है ना? ये घुमा के जब मारते हैं बॉल को, तो आपने देखा उसकी छींटें सब तरफ को फैलती हैं, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और बाहर की तरफ को छींटें निकल के जाती हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये फील करा कि नहीं करा है ना? जब भी बॉल गीली होती है और उसको आप जोर से रोटेट करो तो जो छींटें वो बाहर की तरफ को भागती हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। यही कुछ हमारे साथ भी होगा भैया। अगर ओमेगा बहुत बढ़ गया ना तो हमारे पांव जम नहीं पाएंगे धरती पर। सीधी बात बोलूं तो ग्रेविटी घट जाएगी। समझ गए ना? तो ओमेगा के बढ़ने से ग्रेविटी क्या होती है? घट जाती है। क्या फील आई आपको बात की? क्या आपको बात की फील आई? अगर धरती ने बाई चांस अपनी रोटेशनल स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा ली तो हमारे पांव जम नहीं सकते धरती पर, हम उखड़ के बाहर गिरेंगे, स्पेस में जाके गिरेंगे सीधा। मतलब बेसिकली धरती की ग्रेविटी कम हो जाएगी। यह बात सही है, ठीक है जी। और अगर स्पीड कम कर ली तो क्या होगा? अगर अपना ओमेगा घटा लिया तो क्या होगा? अगर स्लो हो गई तो, अगर धरती धीमी हो गई तो घूमने में, तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो ग्रेविटी क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? चौथी पर आते हैं, फोर्थ इज शेप। धरती की शेप जो ज्योग्राफी वाले बताते हैं वो बताते हैं जियोइड। धरती की शेप को गोला नहीं कहा जाता, धरती की शेप को ज्योग्राफी वाले बोलते हैं जियोइड। लेकिन इसकी एक्चुअल टेक्निकल शेप जो है
जो मैथमेटिक्स वाले बताते हैं, क्योंकि एक मैथमेटिकल फिगर मानी जा सकती है ना, आप किसी भी शेप को मैथमेटिक्स के ग्राफ पर उतार सकते हो, 3D प्लेन पे उतार सकते हो, है ना। तो जो धरती की शेप एक्चुअली में बोली जाती है वो जियोइड नहीं बोली जाती। धरती की एक्चुअल शेप जो है वो बोली जाती है ऊबड़ खाबड़ एलिप्सॉइड। ऊबड़ खाबड़ एलिप्सॉइड बोले तो इर्रेगुलर इलिप्सॉइड। इर्रेगुलर इर्रेगुलर एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड क्या होता है, तो उससे पहले बात करते हैं एलिप्स क्या होता है। एलिप्स 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 ऐसा होता है, ये एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है। अब मुझे बताओ ये 2D फिगर है या 3D फिगर है। भाई ये जो फिगर छपी हुई है एक सर्कल जैसी तो है, एक सर्कल जैसा होता है। एक सर्कल जो होता है ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है। ये 2D है या 3D है। एक सर्कल 2D होता है कि 3D होता है, तो 2D होता है, छपा हुआ है वो तो इस पर, है ना, वो तो इस पर छपा हुआ है, 2D है ना। तो ऐसे ही एलिप्स भी क्या है, 2D है। लेकिन आप इसको अगर गोले में इमेजिन करके देखो, इसे एज अ 3D फिगर इमेजिन करके देखो, तो ये इसको हम बोलेंगे एलिप्सॉइड। समझ गए। सर्कल का जो 3D फिगर है, हवा भरा फिगर है, ठीक है। सर्कल को अगर हवा भर दी जाए तो वो स्फेयर बन जाता है। ऐसी एलिप्स को हवा भर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलिप्सॉइड। तो धरती की शेप को एलिप्सॉइड कहा जाता है। और वो भी कैसा, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्यों, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं कोस्ट है, कहीं वॉल्केनो है, कहीं ट्रेंचेस हैं, कहीं ओशियंस हैं, कहीं रिवर्स हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसा ऐसा दर 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 ऊबर खाबड़ सा कैसा है, एलिप्सॉइड है। रेगुलर एलिप्सॉइड नहीं है ना। तो इसकी एक्चुअल शेप जो है वो इर्रेगुलर एलिप्सॉइड या ऊबड़ खाबड़ एलिप्सॉइड इसको बोलते हैं, है ना। जियोइड तो चलो प्यार से बोल देते हैं, जियो मतलब होता है धरती। जियो मतलब धरती होता है ना भाई, जियो मींस धरती, है ना। तो इसलिए बोल दिया भाई धरती की शेप तो जियोइड। लेकिन जियोइड नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये इर्रेगुलर एलिप्सॉइड है। टेक्निकल नेम इसका यही है। खैर फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा इस बात से, ठीक है ना। आपको मेन बात पता होनी चाहिए कि धरती की शेप कुछ इस प्रकार है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, जो धरती का इक्वेटर होता है वो ऐसा होता है, इस प्रकार का, है ना, ये इक्वेटर होता है। और जो पोल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, सही है ना भाई। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है क्या नहीं। नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। तो मैं आपसे बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप धरती के सेंटर पर खड़े हो, अगर आप धरती के बिल्कुल सेंटर पर खड़े हो, तो आपको पोल ज्यादा नजदीक पड़ेंगे या इक्वेटर ज्यादा नजदीक पड़ेंगे। कौन सी रेडियस बड़ी पड़ेगी, कौन सी रेडियस छोटी पड़ेगी। तो भाई यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि अगर आप सेंटर पर हो तो वहां से इक्वेटर का डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा और पोल का डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। यानी रेडियस पोलर वाली कम होगी, रेडियस इक्वेटर वाली ज्यादा होगी। क्या इस बात की क्लैरिटी है या नहीं, क्या इस बात की क्लैरिटी है या नहीं। एक स्फेयर होता अगर ये, तो सब तरफ से रेडियस सेम होती, लेकिन ये स्फेयर नहीं है, ये एलिप्सॉइड है। तो एलिप्सॉइड की जो रेडियस है वो ये इक्वेटर वाली अधिक होगी और पोल वाली छोटी होगी। समझ गए ना। तो इसी से मुझे ये बताओ कि स्मॉल जी का जो फॉर्मूला था वो था gm/r²। याद आ रहा है। सरफेस वाले जी का फॉर्मूला क्या था, gm/r²। और यार एक बात बता, अगर r ज्यादा होगा तो g छोटा नहीं होगा क्या ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, हैं। तो अगर रेडियस पोल पर कम है तो बेटा जी वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इक्वेटर पर रेडियस के ज्यादा होने से ग्रेविटी क्या मिलेगी, इक्वेटर पर बेटा कम मिलेगी। क्या समझ में आती है वाली बात, क्या समझ में आती है वाली बात। क्योंकि जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r² है। तो जब ये डिस्टेंस कम होगा तो यहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां पर ग्रेविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये 4 फैक्टर थे जो मैंने आपको बताए, है ना। ये 4 फैक्टर थे। पहला वाला हाइट के बढ़ाने से ग्रेविटी कम, डेप्थ के बढ़ाने से भी ग्रेविटी कम, स्पीड के बढ़ाने से भी ग्रेविटी कम, और
अगर आपने रेडियस ज्यादा रखी हुई है यानी इक्वेटर पर खड़े हो तो भी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, पोल पर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब आई होप आपको एक 4 लाइनें समझ में आ रही होंगी, है ना। एक बार आप इनको दोबारा से पढ़ के देखो, आपको समझ में आएंगी। क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है हाइट के साथ भी, डेप्थ के साथ भी। ग्रेविटी मैक्सिमम होती है पोल पर, मिनिमम होती है इक्वेटर पर। ग्रेविटी डिक्रीज करती है रोटेशन के साथ, अगर रोटेशन बढ़ेगी तो ग्रेविटी घटेगी। ऑल क्लियर है। भारत माता की जय बोलने के लिए दिल वाला साइन बना दो, दिल वाला एक हार्ट शेप होगी यहां पे इमोजी की, है ना। नारा मन में लगा लो, यहां पे इमोजी भेज दो जरा, भारत माता की जय के लिए इमोजी भेज दे दिल वाला, जल्दी से जल्दी से। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो भारत माता की जय वाला नारा लगना चाहिए, लगना चाहिए जल्दी से। हार्ट वाला इमोजी आ जाए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात भाई, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आइए आगे सुनिए, आगे सुनिए। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है केपलर का लॉ, केपलर के लॉ, केपलर साहब के लॉज। ये टॉपिक इतना ज्यादा जरूरी है कि इस पर से हर बार ही लगभग सवाल बना हुआ है, हर बार। इतने सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बहुत सारे सवाल बनते हैं केपलर के लॉज पर। ठीक है, कितने लॉज हैं केपलर के, तो 3 है। बस बस हार्ट बंद कर दो, अब हार्ट इमोजी बंद कर दो। आइए केपलर के लॉज पर चलते हैं, सैटेलाइट पर चलते हैं, एस्केप वेलोसिटी पर चलते हैं और चैप्टर खत्म। चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन चैप्टर जरूरी बहुत है। आइए केपलर के लॉज पर आते हैं। केपलर का लॉ नंबर 1, पहले लॉ का नाम है बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये वो चबाने वाली ऑर्बिट नहीं है जिससे दांत आपके अंधेरे में भी चमकने लगे, वो वाला ऑर्बिट नहीं है बेटा ये। ठीक है ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। देखते हैं कि क्या है ये। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। दूसरे लॉ का नाम है, ऊपर बनाता हूं थोड़ा, दूसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है जी, लॉ ऑफ एरियाज। और तीसरे लॉ का नाम है, तीसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ पीरियड्स। मैं इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता हूं ताकि लॉ ही सब कुछ क्लियर कर दे, है ना। तो इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स लिख देते हैं हम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके पढ़ना सभी को। ठीक है, सबसे पहले ऑर्बिट वाला लॉ पढ़ते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। देखो, लॉ ऑफ ऑर्बिट सिंपली ये बात बोलता है कि भाई आप लोगों को भ्रम है। किस चीज का भ्रम है, इस चीज का भ्रम है कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर पर है ना, और प्लैनेट उसके आसपास ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, यह भ्रम है, यह गलत है, यह गलत है। तो फिर सर क्या सही है, क्या सन घूम रहा है क्या प्लैनेट के आसपास? नहीं नहीं, वो तो एकदम ही बहुत ही बड़ा भ्रम है। वो तो उससे भी बड़ा भ्रम है। घूम तो प्लैनेट ही रहे हैं, ठीक है, घूम तो प्लैनेट ही रहे हैं लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सर यहां भी एलिप्स, हां वहां एलिप्सॉइड था, यहां एलिप्स है, या 2D है ना, ये पाथ दिखा रहा है, ये प्लेनेट का केवल पाथ दिखा रहा है। एक्चुअली में थोड़ी ना कोई ऐसी रोड बनी हुई है वहां स्पेस में, है जिस पर ये धरती भी चल रही है, घूम रही है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना, कोई रोड तो नहीं बनी हुई ना वहां पर। लेकिन जो पाथ है वो कैसा है, एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स यही कहता है कि प्लैनेट्स जो मूव करते हैं, प्लैनेट्स जो मूव करते हैं अराउंड द सन, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकाई। जो सन है वो 2 में से एक फोकस पर बैठा हुआ है। फोकस का प्लूरल फोकाई होता है। यानी ऐसा समझो, आपने सर्कल देखा हुआ, सभी ने सर्कल की शेप को जानते हो ना, तो उसके सेंटर को सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, यही बोलते हैं ना। सर्कल के सेंटर को सेंटर बोलते हैं। इसके सेंटर नहीं होते, इसके होते हैं फोकस, और एक नहीं 2 फोकस, एक नहीं 2 फोकस। कहां कहां होते हैं, तो यहां और यहां होते हैं।
इस जगह पर और इस जगह पर, ठीक है। वो बाकी ज्योमेट्री से निकल के आता कहां पर फोकस एग्जैक्टली है, लेकिन आप अंदाजे से समझ लो कि यहां और यहां पर इसका फोकस होता है, ठीक है। तो सूरज कहां पर है, सन कहां पर है, सन यहां पर है, सन किसी एक फोकस पर है, ये रहा सन। तो हर प्लैनेट के लिए जो सन है, ठीक है जी, जो सन है वो किस पर है, फोकस पर है, ठीक है। तो दूसरा फोकस हटा देता हूं, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है ना। तो सन कहां पर, एक फोकस पर है, और प्लैनेट कैसे घूम रहा है, ये रहा प्लैनेट, ये रहा प्लैनेट। तो प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। कभी सन के बहुत पास भी आता है, कहते हैं पेरिहीलियन, कभी दूर भी जाता है, बोलते हैं एपीहीलियन, ठीक है। ऐसे याद कर रखा मैंने, प से पेरी, प से पास, ठीक है। सूरज के पास आ गया ना, सन से पास आ गया ना, सन के पास आ गया, प से पास, प से पेरिहीलियन, ठीक है ना। और दूर वाले का नाम क्या है, एपीहीलियन, ठीक है ना। पेरिहीलियन और एपीहीलियन, ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है ना। पेरिहीलियन, एपीहीलियन, पेरीजी, एपोजी, ये सब आपको पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में, मुझे बात पता है ना। तो इसको, पहले लॉ को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, खत्म पहला लॉ, ठीक है। दूसरे लॉ पर आते हैं। दूसरा लॉ समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनना। दूसरे लॉ को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा लॉ क्या है। दूसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। पहले मतलब समझ लो इसका क्या है, इसका पहले मीनिंग समझ लो क्या है। लॉ ऑफ एरियाज को हम लोग कहते हैं कि भाई जो एरियल वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट की, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया ना, मुझे पता नहीं आया। अब समझाता हूं, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट की सन के अराउंड, वो हमेशा सेम रहती है। क्या मीनिंग है इस बात का, क्या फील है इस बात की, आओ फील दिलाएं, आइए आपको फील दिलाएं, सुनिएगा। ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, किसका, प्लैनेट का। किसके अराउंड घूमता है, सन के अराउंड घूमता है, सही बात है ना। तो सन यहां है ना, सन फोकस पर होता है, तो यहां पे सन है, ठीक है। ये सन है एस, ठीक है, ये सन है एस। प्लैनेट घूम रहा है कहां, इसके आसपास, इसके आसपास प्लैनेट घूम रहा है। मान लो प्लैनेट यहां पर आया, ठीक है, मान लो कि प्लैनेट कहां पर आया, यहां पर आया, ठीक है। ये प्लैनेट की पोजीशन है P1, मैंने इस प्लैनेट की पोजीशन को क्या मान लिया, P1 मान लिया, ठीक है। मैंने 1 महीना वेट की, भाई प्लैनेट के घूमने की बात हो रही है ना, तो महीने महीने में बात करते हैं। मैंने 1 महीना वेट की और 1 महीने तक मैं इस प्लैनेट की चाल को देखता रहा, और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 1 महीने के बाद ना वो यहां से चल के यहां आ गया है P2 पर, ठीक है। कितना टाइम रुका, 1 महीना रुका, ठीक है। वो यहां से चल के यहां आ गया है, सही है। ऐसे ही मैंने कुछ टाइम के बाद प्लैनेट को यहां देखा P3 पर, है ना। मैंने 1 महीना वेट करी, मैं कहा चल अब फिर से 1 महीना देखता हूं इसको। मैंने 1 महीना वेट करी और ये यहां से चल के यहीं पर ही आया बस। आप मुझे बताओ ये ज्यादा कहां चला, पेरीजी पर, पेरीहीलियन पर, या एपीहीलियन पर। तो आप सभी का जवाब होगा सर ये ज्यादा तो यहां चला है और यहां पर ये कम चला है। और आप बोल रहे हो आपने सेम टाइम पर देखा था, मैंने बोला हां, 1 महीना यहां भी ऑब्जर्व किया और 1 ही महीना यहां भी ऑब्जर्व किया, तो यह पाया कि प्लैनेट की स्पीड सेम नहीं है। प्लैनेट तेज निकल गया जब सन के पास था, प्लैनेट तेजी से निकल गया, जैसे समझो उसको गर्मी लग रही हो, जैसे समझो उससे धूप बर्दाश्त ना हो रही हो, वो तेजी से निकल गया जब सन के पास था, और धीरे निकला, देखो कम दूरी चला है ना, वो धीरे धीरे चल रहा है। कब, जब वो सन से दूर है। तो यह बात अब समझ में नहीं आई भाई ये कैसे हो रहा है। तो इसका इलाज लोगों ने यह बताया, केपलर साहब ने यह बताया कि भाई ये जो एरिया स्वीप कर रहा है ना 1 महीने में, वो कांस्टेंट है। एरिया स्वीप, कौन सा एरिया स्वीप, एरिया कौन सा यहां पर, तो सुनो, इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। जो सन के साथ ये वाला एरिया ये बना रहा है,
ठीक है ना। ये जो एरिया ये बना रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या लिया था, 1 महीना। 1 महीने में जितना एरिया ये स्वीप कर रहा है ना, ये हर महीने सेम ही एरिया स्वीप कर रहा है। यानी यहां पर देखो, जब यहां आया होगा, यहां आया होगा, है ना, तो ये वाला एरिया बना रहा है सन के साथ। चेक कर लो, चेक कर लो, ये वाला एरिया सन के साथ बन रहा है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, सेम है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, सेम है ना। देखो ना, ये पतले से मोटा हो रहा है और ये पहले से ही मोटा है। आपको देख के लग रहा होगा शायद ये कम है ये ज्यादा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, समझ गए ना। तो यही कहानी है भाई, यही कहानी है कि एरिया जितना sp1 p2 का होगा उतना ही एरिया sp3 p4 का होगा। और ये सब जगह पर लागू है भाई, ये सब जगह पर लागू है। मान लो प्लेनेट यहां पर आ गया p5 पर, ठीक है ना, मान लो प्लेनेट यहां आ गया p5 पर और 1 महीने का इंतजार किया, 1 महीने का इंतजार किया, तो मान लो प्लेनेट का यहां आ गया चल के p6 पर, तो इसका अभी भी सन के साथ जो एरिया बनेगा वो सेम होगा, वो सेम होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो ये लीनियर वेलोसिटी है ना प्लेनेट की, जो ये लाइन पर चलने वाली वेलोसिटी है ना प्लेनेट की, वो तो कम ज्यादा होती रहती है। जो लाइन पर चलने वाली वेलोसिटी है ना, वो तो कम और ज्यादा होती रहती है, लेकिन जो ये एरिया स्वीप करता है ये सेम टाइम में सेम करता है, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज कांस्टेंट का मतलब यही है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इस लॉ को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट। स्वेप्ट का मतलब होता है पोचा लगाना। देखो पोचा लग रहा ना, यहां से यहां एरिया का पोचा लगा, फिर यहां से यहां लगा, फिर यहां से यहां लगा। तो इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट अराउंड द सन, बाय अ प्लैनेट अराउंड द सन इन इक्वल टाइम। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा, मैं जो क्या बोल रहा हूं उसको आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, लेकिन आई होप मैं आपको ज्यादा हद तक इसको क्लियर कर पाया, ठीक है ना। जितना एरिया जितने भी टाइम में, जो फिक्स टाइम आपने लिया, 1 महीना लिया या 1 दिन लिया या 1 साल लिया या 1 सेकंड लिया, वो जितना भी होगा वो हमेशा इक्वल ही एरिया स्वीप होगा, जब भी होगा, जब भी जहां भी होगा, ठीक है जी। अब उसके लिए उसको तेज होना पड़े या उसके लिए उसको स्लो ना पड़े, दैट डजंट मैटर। प्लैनेट को उससे मतलब नहीं है कि भाई मुझे स्लो ना पड़ रहा है या मुझे तेज भागना पड़ रहा है, उसको इक्वल एरिया स्वीप करने हैं, ठीक है जी। ये था केपलर का दूसरा लॉ। अब चलते हैं तीसरे लॉ पर। तीसरा लॉ इज अ महाफुद्दू लॉ। महाफुद्दू लॉ ऐसी समझ में आ जाएगा, तीसरा लॉ कुछ नहीं है। देख देख तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ कहता है भाई देख, ये सन है ना, ये सन है ना, सन, ये सन है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है ना। इन दोनों के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस होता है, सन और प्लैनेट के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस होता है ना, जो कि यहां पर कम हो जाएगा और यहां पर बढ़ जाएगा। सही बात है ना भाई, यहां पर वो डिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, यहां पर बढ़ जाएगा। तो कुछ एक एवरेज तो मानना पड़ेगा ना, ठीक है, मान लिया। तो जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन से प्लैनेट की दूरी कितनी है, एवरेज वाली, एवरेजली दूरी कितनी है, ठीक है ना, उसी के प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट होगा। मतलब भैया जितना टाइम इसको एक चक्कर लगाने में लगता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सन से कितना पास या कितना दूर है। मतलब फिर से सुनो, इसका मीनिंग ये कि जो प्लैनेट सन के जितना पास होगा वो उतनी जल्दी अपना चक्कर पूरा करके अपनी जगह पर आ जाएगा। जो थोड़ा सा और दूर होगा उसको और बड़ा चक्कर लेना पड़ेगा, तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। जो प्लैनेट थोड़ा सा और दूर होगा उसको और बड़ा चक्कर लेना पड़ेगा भाई, तो उसको और टाइम लगेगा। जो प्लैनेट और दूर होगा उसको और बड़ा चक्कर लेना पड़ेगा भाई, और उसको और टाइम लगेगा। क्या फील आ गई? यही था, दूरी जितनी ज्यादा होगी प्लैनेट की सन से, है ना, उतना ही ज्यादा वो एक चक्कर पूरा करने में, 1 साल कंप्लीट करने में अपना टाइम लगाएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? समझ में आया? तो इस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं, ठीक है ना, और टाइम पीरियड को हम लोग टी ले लेते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जो टी स्क्वायर है ना वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यह है तीसरा लॉ केपलर का,
है ना, कह तो वही बात रहा, देखो फील तो वही है, क्यूब ले लो स्क्वायर ले लो, फील तो वही है, लेकिन लॉ ऐसा ही दिया था केपलर ने। उन्होंने कहा था जो टाइम का स्क्वायर होता है ना, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है ना, वो एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, इसको डिफाइन भी कर देते हैं हम। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स को कहां पे करूं, इधर कर देता हूं, है ना, इधर कर देता हूं। स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बोलते हैं ना एक साल पूरा करना, एक चक्कर पूरे करने को बोलते हैं रेवोल्यूशन, है ना। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन बाय अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस। सही है ना, जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड है वो एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो ये तीन लॉ है केपलर के, मैं साइड हो रहा हूं। ठीक है, सवाल कहीं से भी आ सकता है, थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल वाला सवाल, मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं कि भाई ये प्लेनेट अगर इतनी दूरी पर है तो दूसरा प्लेनेट मान लो 6 गुना दूरी पर है, तो दोनों के टाइम पीरियड का क्या रेशियो आएगा। तो रेशियोज वाले सवाल यहां से देखने को मिल सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, करेंगे प्रैक्टिस को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, नाम है एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जिससे अगर मैं तुम में से एक भी बच्चे को फेंक दूं, है ना, जो यहां पर स्पैम करता है, अंड बंड शंड, जो आइडिया मांगता है कि ए अंजलि मुझे आईडी दे दे, ए वैशाली मुझे आईडी दे दे, है ना, तो उसको अगर मैंने इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे देनी है, एस्केप करवा देना है, तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी, अगर वो इतनी ये बहुत रफ्तार है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आप धरती से निकल गए तो आप कभी लौट नहीं पाएंगे, आप इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, यानी जितनी मैक्सिमम दूरी हो सकती है उस मैक्सिमम दूरी तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, कितनी स्पीड? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप सोचोगे वैल्यू कहां से आई, तो ये वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है √2gr। ठीक है जी, 2gr। ये जो स्मॉल जी है, ये जो स्मॉल जी है, ये ग्रेविटी वाला जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ये स्मॉल जी है, समझ गए ना। और ये आर क्या है? आर है रेडियस, आर तो रेडियस है, धरती की रेडियस। ठीक है जी, तो ये एस्केप वेलोसिटी जो है वो किसी भी प्लैनेट की हो सकती है। जैसे मान लो आप चांद पर चले गए और आपको चांद से वापस आना है, चांद से आपको वापस आना है, तो यहां पर आप चांद की रेडियस रख दो, यहां पे चांद की ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू रख दो, तो आपको वहां की एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। और वो भी लिखी हुई है यहां पर, देखो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 2.5 किलोमीटर चल के जाना, बहुत तेज होता है भाई ये। एक सेकंड में 2.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है भाई। एक सेकंड में 2.4 किलोमीटर जाओगे तो मून से छुटकारा मिल जाएगा, है ना। और बाकी जिसको स्पैम करना हो यहां, उसका इंतजाम हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको भेज दिया जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए स्पैम बम करना मत करो, है ना, बंद करो, समझ गए। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, पीछे डेफिनेशन लिखी हुई है और मैं अपने मुंह से बोल दे रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इट विल नेवर कम बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। इट डिसअपियर्स, मतलब सीधी बात करो, डिसअपियर हो जाएगी वो, यानी इन्फिनिटी तक भाग जाएगी वो। ठीक है जी, सो इट गोज आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ एंड नेवर रिटर्न टू द अर्थ, कभी वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए स्पैमरों का इंतजाम हमने कर दिया है। ठीक है जी, इस स्पीड से फेंकेंगे उनको, समझ गए। फॉर्मूला है √2gr। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक पर आते हैं इस चैप्टर के। लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट। लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट होते हैं दो प्रकार के, ना नेचुरल और आर्टिफिशियल। सारी दुनिया को पता है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल आर्यभट्टा है, और ये है वो, हमें मत बताओ, हमें पता वो बात। ठीक है ना, वो बातें रिपीट नहीं करनी बचपन वाली। दो प्रकार की सैटेलाइट होती हैं। आर्टिफिशियल में भी दो प्रकार की होती है। नेचुरल वाली तो चलो चांद और ये सब है ही है ना,
मार्स के 2 हैं, सैटर्न के इतने हैं, जुपिटर के इतने, पता नहीं कितने हैं, ठीक है ना, वो ज्योग्राफी वाले आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अपन लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 2 प्रकार की सैटेलाइट। तो जो 2 प्रकार की सैटेलाइट होती हैं आर्टिफिशियल वाली ही, उसमें पहली होती है जियो स्टेशनरी और दूसरी होती है पोलर। आइए दोनों को फील करें। फील करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमको उस सैटेलाइट में बिठा दूंगा, है ना, ऐसा मत समझना भाई, ऐसा तो नहीं समझ रहा ना भाई कि तुमको उस सैटेलाइट में बिठा दूंगा मैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल ही है, आर्टिफिशियल ही है, लेकिन 2 हैं। एक है जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस या फिर जियोस्टेशनरी, जियोसिंक्रोनस या फिर जियोस्टेशनरी, और दूसरी है पोलार, पोलार, ठीक है। कैसी कैसी होती हैं दोनों आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कैसी कैसी होती हैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। देखो ये धरती है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल और ये अर्थ का साउथ पोल, ठीक है। तो जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होती है या जियो सिंक्रोनस होती है, वो ऐसे उड़ती है। इस पाथ को फॉलो करते उड़ेगी वो, मतलब यहां होगी, फिर थोड़े टाइम के बाद यहां पहुंच जाएगी, फिर घूम के पीछे से आएगी, यहां पहुंच जाएगी, समझ गए ना, फिर घूम के यहां आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती है, मूव करती है, इस तरीके से क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो जो धरती के साथ साथ घूमती है ये, तभी इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी। जियो का मतलब धरती, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई, तो धरती के रिस्पेक्ट में रुकी होती है। इसका मतलब ये मत समझना कि वो एक जगह खड़ी होती है और धरती घूमती रहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता, देख ऐसे 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 ऐसे, मान ले मेरा हाथ धरती है, इधर देख भाई, माय डियर कैडेट, एनडी की तैयारी करने वाले, यहां देख मेरा हाथ क्या है, धरती है, मेरा हाथ क्या है भाई, धरती है, ठीक है ना। और ये सैटेलाइट है, ये मेरे दूसरे हाथ में क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो ऐसे घूमेगी, ऐसे 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 ऐसे, यानी दोनों का ओमेगा सेम होगा, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, समझ गए ना। तो धरती जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, धरती जिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, उसी ओमेगा से सैटेलाइट भी क्या करती है बेटा, घूमती है। समझ में आया, तभी इसका नाम जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब सिंक में है, धरती के साथ तालमेल में है, तालमेल। सिंक्रोनस का मतलब होता है तालमेल बैठाना, ठीक है ना, तालमेल बैठाना। तो धरती के साथ तालमेल पे या फिर धरती के हिसाब से रुकी हुई है, दोनों कह सकते हैं उसको आप, ठीक है जी। अब बात करते हैं पोलर की, ये पोलर कैसी है। इतना तो समझ में आ गया ना कि भाई जियो सिंक्रोनस जो होती है वो धरती के साथ साथ ही चलेगी। जैसे भाई मान लो कि इंडिया ने अपनी एक सैटेलाइट छोड़ी, हमारे भारत देश ने अपनी एक सैटेलाइट छोड़ी जो जियो स्टेशनरी है, तो वो हमेशा भारत के ऊपर ही रहेगी, वो हमेशा भारत को ही ऑपरेट करेगी, भारत का ही उसका स्कोप होगा, और वो कहीं नहीं जाएगी, यहां वहां पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं घूमेगी वो, ठीक है ना, या चाइना में घुस जाए, या फिर वो भूटान में घुस जाए, या फिर वो नेपाल में चली जाए, है ना, या फिर वो रशिया में चली जाए, अमेरिका में चली जाए, अफ्रीका में चली जाए, अर्जेंटीना में ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा भारत के ऊपर ही रहेगी। अगर भारत भी ऐसे घूमेगा धरती के साथ साथ, तो सैटेलाइट भी ऐसे से चलेगी उसको कवर करती हुई, ठीक है। ये होती है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। पोलर वाली कौन सी है, पोलर वाली होती है, पोलर वाली होती है जो पोल्स को कवर करती हुई चलती है, ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, समझ गए, समझ गए, यहां है ना, फिर यहां आ जाएगी, ठीक है, फिर यहां आ जाएगी, है ना, फिर यहां से पीछे ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ गए ना। ये अपने एक चक्कर में दोनों पोल्स को कवर करती है, अपने एक चक्कर में दोनों पोल्स को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। तो मैं दोनों की कुछ कुछ उपलब्धियां, है ना, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूं। तो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस क्या होती है, ठीक है, इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना, इट मूव्स विद सेम ओमेगा, यानी एंगुलर
वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, ये कितनी हाइट पर उड़ती है? 36,000 किलोमीटर से बड़ी हाइट पर होती है ये। बहुत बहुत ऊंची हाइट है भाई, बहुत बहुत ऊंची हाइट है। 36,000 किलोमीटर की हाइट, ये बहुत ज्यादा हाइट है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा हाइट पर ही होती है। और चौथी बात, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होगा? कितना होगा? यानी इसका एक चक्कर कितनी देर में पूरा होना चाहिए? एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक चक्कर कितनी देर में पूरा होना चाहिए भाई? 24 घंटे में पूरा होना चाहिए, हाँ या ना? 24 घंटे में पूरा होना चाहिए, क्योंकि धरती भी तो 24 घंटे में घूम करके अपनी जगह आ जाएगी, हाँ या ना? क्या बात लॉजिक बना रही है, नहीं बना रही? माइंड में लॉजिक बन रहा नहीं बन रहा इस बात का, है ना? तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड होगा 24 घंटा, 24 आवर्स, 24 आवर्स। सही है? सही है ना भाई? तो ये सब बातें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। चलो, बेनिफिट से पहले इसके कैरेक्टर से बता देता हूं आपको। पोलर क्या होती है? पोलर होती है विच कवर्स बोथ पोल्स, है ना, इन अ सेम, क्या बोलेंगे इसको? चक्कर, रेवोल्यूशन, है ना। इन अ सेम रेवोल्यूशन, या राउंड भी बोल सकते हो आप। एक राउंड में, एक चक्कर में दोनों पोल कवर करेगी, है ना। एक चक्कर या एक राउंड में क्या करेगी? दोनों पोल्स को कवर करेगी, ठीक है। दूसरा इसका दूसरा क्या था भाई? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको बता दूं कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सीधी बात करते हैं हाइट की, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 800 किलोमीटर के आसपास होती है, काफी नीचे है, मतलब ये, है ना। ये 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर ऐसी हाइट पर होती है, और ये 800 किलोमीटर की हाइट है तो ये भी बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है ना। ये तो उसके मुकाबले काफी कम है, ठीक है ना। 800 किलोमीटर तक की हाइट पे ये होती है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड सुन के आप हैरान रह जाओगे। इसका जो एक चक्कर पूरा होता है वो 84 मिनट में खत्म हो जाता है। अब आप सोच लो कितनी तेज चलती होगी ये, 84 मिनट में दर, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर। तो 24 घंटे के अंदर कई चक्कर लगा देती है ये। 24 घंटे में कई सारे चक्कर लगा लेती है पोलर सैटेलाइट, समझ गए ना भाई। आप निकाल भी सकते हो कितने निकाल सकती है, ठीक है जी। ऐसा कोई सवाल आपसे पूछेगा तो नहीं। आइए बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, है ना। इसके बेनिफिट क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या है। तो आप खुद सोचो, अगर एक सैटेलाइट हमेशा ही सर के ऊपर है, हमेशा ही हमारे देश के ऊपर है, हमारे देश नहीं छोड़ी, हमारे देश के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रही होगी? वो हमारे देश का मैप बता रही होगी शायद, हमारे देश के अंदर क्लाइमेट एक्टिविटी कैसी चल रही है ये बता रही होगी शायद, है ना। हमारे देश की बॉर्डर्स की निगरानी कर रही होगी शायद, है ना। तो इस प्रकार के कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है ना। तो ये सर्वेलांस का काम कर सकती है बॉर्डर के, ठीक है ना। हमारे बॉर्डर्स के सर्वेलांस का काम कर सकती है, ठीक है ना। कोई इलीगल माइनिंग हो रही हो अगर कहीं, है ना, कहीं पेड़ काटे जा रहे हो, स्मगलिंग चल रही हो, ठीक है जी, कई पेड़ कट रहे हैं, कई जंगल में आग लगी हुई है, जैसे जंगल फायर है, उसको डिटेक्ट करने का काम इसका हो सकता है, ठीक है ना। कोई लोकल साइक्लोन आ रहा है, तूफान आ रहा है, ठीक है ना। वेदर फोरकास्टिंग, जो कि लगभग गलती होती है तो ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए काम आती है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन भी, है ना। टेलीकम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, जीपीएस, ठीक है, इन सब के अंदर भी काम आता है। सैटेलाइट फोन्स, इन सब जगह पर ये काम आती है, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। सही है ना भाई। ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी कि आपने टीवी चलाया हो, है ना, और वल्ला हबीबी जॉर्ज बुश वाले गाने चालू हो गए उसके अंदर आने, कि आपको कोई अरेबिक चैनल चला रहा है ना, हिंदी चैनल ही चलते होंगे, या आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर चैनल चलते होंगे, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी चलता होगा, है ना। ये तो नहीं कि सारे चैनल हटा हटा के देख रहे हो, सबके सब वल्ला हबीबी जॉर्ज बुश ऐसे वाले गाने बज रहे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना। तो आप बात को समझ रहे हो कि आपके देश में आपका ही टेलीविजन एंटरटेनमेंट गाने वाने चलेंगे, है ना। अगर दुबई में जाओगे, वहां का रेडियो चलाओगे तो वहां के चलेंगे, है ना भाई। सऊदी अरेबिया चले गए तो वहां के चलेंगे, ठीक है भाई। ऐसे अफ्रीका में चले जाओगे तो वहां के गाने चलेंगे, वही का एंटरटेनमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो वो बात है, सही है ना। तो इसलिए हर देश अपनी अपनी सैटेलाइट ऊपर छोड़ता है और वो ये सब काम करती है, ठीक है।
पोलर की बात करते हैं, पोलर क्या करती है। अब देखो पोलर क्या कर रही है, पोलर तो ओवरऑल अर्थ का दौरा कर रही है ना भाई, ये ओवरऑल अर्थ का दौरा कर रही है कि नहीं कर रही, तो भाई ये बहुत कुछ बताएगी, ये बहुत कुछ बताएगी, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगी, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगी, है ना, ये ओशियानिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताएगी कि ओशियन में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है भाई, है ना। और क्या बता सकती है ये दूसरे देशों पर नजर रखने का काम भी आती है, मेन काम इसका ही है भाई, स्पाइंग, ठीक है ना भाई, जासूसी करने का काम आती है ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी भी देख सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें पोलर सैटेलाइट की हैं, सही है। पढ़ लो आराम से, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं भाई, सारी की सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, ठीक है। कैसे उड़ती है, कब उड़ती है, 84 मिनट है, 24 घंटा है, ये 36,000 है बेटा किलोमीटर है, 3600 नहीं है ये कब से ऐसा ही है, ठीक है ना। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मैपिंग के लिए यूज होता है, वो सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने काफी कुछ आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं हम लोग अपनी क्लास को, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, ठीक है जी। बाकी पीडब्ल्यू तो आपने ज्वाइन कर ही रखा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो चैट में एक बार ऑन कर देता हूं आपके लिए, है ना। एक बार आप बता दीजिए कैसी लगी आज की क्लास, आपको मजा आया कि नहीं आया। मजा आना चाहिए भाई, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। देखो 1.5 घंटा तो मैं मिनिमम लेता ही हूं, अगर आप लोगों की चैट चलती रहती तो 1.5 से हो सकता है 2 निकल जाता, लेकिन अब 1.5 से भी जल्दी खत्म हो गई हमारी क्लास, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। जितने भी छोटे बड़े फैक्ट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ये फैक्ट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है, और अपने माइंड में रिटेन करके रखना है। देखो एनडीए क्रैक करने के लिए ज्यादा लॉजिकल एनालिसिस करना, है ना, और हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स आपको नहीं चाहिए फिजिक्स में। आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोरी के अंदर कितनी चीजें मेंटेन रख सकते हो, कितनी चीजें रिटेन करके रख सकते हो, वही आपको जीत दिलवाएगा एनडीए में। यह बात आप किसी भी बड़े सीनियर से पूछ लेना जिसने भी एनडीए क्रैक कर रखा हो। मैंने तो बहुत सारे बच्चों का एनडीए क्रैक होता देखा है ना। हम लोगों की गाइडेंस से बहुत सारे बच्चों ने अब तक एनडीए क्रैक किया है ना। तो अपन ये जानते हैं किस प्रकार का पेपर देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं चाहिए फिजिक्स के लिए खासकर, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो तो सही चीज की करो, है ना। ज्ञान लो तो सही ज्ञान लो और उतना ज्ञान लो जितना आपके काम में आए, ठीक है ना भाई। पीएचडी करने तो नहीं आए फिजिक्स में, सही बात है कि नहीं। एनडीए क्रैक करने आए हो तो जितना गाइडेंस आपको दे दी गई है उतनी काफी है। सवालों को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मैटर की होने वाली है, स्टेट्स ऑफ मैटर की होने वाली है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।